हाल निकाह की तकरीब में वापस आओ तो खाना लग चुका था। सूरज गुरूब होने में बस कुछ ही वक्त बाकी था। स्टेज पे दूल्हा और दुल्हन का फोटो शूट हो रहा था, जिससे सुल्तान शूट कम करवा रहा था। सुखरूप से खुद को शूट करने के मौके ज़्यादा दे रहा था। वो उस आदमी के नखरूज से बेजार होने लगी थी। सुरमाई कामदार लिबास के साथ हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा लिए नफीस ज्वेलरी और मेकअप में मलबूस हंसला अपने मोबाइल पे कुछ देख रही थी। सूरज की नारंगी किरणें उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। वो बार बार नसें घुमाकर किसी की मौजूदगी चेक कर रही थी। बिला मकसद मोबाइल पे उंगलियां चलाते हुए उससे गैलरी खोल ली। तस्वीर नहीं, यादों का एक रेला था जो बहक कर चला आया। ये शादान की एक तस्वीर थी, जिसमें वो चेहरा उठाकर ऊपर देख रहा था। अभी वो उस तस्वीर के माँ से वो खंगालती के बिलागिर उस शख्स से मंजर आम पे आने का फैसला कर लिया था। सफ़ेद रंग की कमीज शलवार के साथ गहरे भूरे रंग का कोट पहने, बालों को सलीके से सेट किए वो अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिन की बढ़ी हुई शेप ने उसकी वजाहत में इजाफा कर दिया था। वो हंसला को देखते हुए उसकी सेहत में चलता हुआ कर रहा था, जब हसन ने दरमियान में ही उसका बाजू पकड़ लिया। आराम से भाई, देख कर चलो। यही निकाह पढ़वा दूं। वो चल कर कह रहा था। आसपास की कोई खबर है या नहीं? पहले दौर में लोग अपनी बीवियों को भी ऐसे नहीं देखते थे जैसे तुम अपनी मंगेतर को देख रहे हो। पहले दौर में लड़के इतनी बार रिजेक्ट भी नहीं होते थे जितनी बार तुम हुए हो। अगर होते थे तो एक रस्सी, एक पंखा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अपना बाजू छुड़वाते हुए उकताते हुए बोला और एक बार फिर उसे देखते हुए चलने लगा। हसन के अना पे बूट रखकर वो आगे बढ़ गया। मैं यहाँ बैठ जाऊं मलिका? उसकी मेज से करीब रुककर दिलकशी से पूछा। उसे रुखाई से मुंह मोड़ लिया। नहीं, तुम यहाँ क्यों बैठोगे? तुम तो जाओ, लोगों से मिलो, खाने खाओ। मैं तो तुम्हें आखिर में याद आती हूँ, वो काटदार लहजे में बोली। शादान सर को नफी में झटकते हुए उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठा। आजकल क्या लिख रही हो? एक लिखारी से शुरुआत इसी सवाल से हुई, जिससे अक्सर हुआ करती है। जैसे कि तुम्हें नहीं पता, नॉवेल लिख रही हूँ, भेजा था ना पहला ड्राफ्ट। कोई लिखारी अगर अपनी राइटिंग के मुतालिक कोई बात बताए तो उसे याद रख लेना चाहिए, वरना वो बुरा मान जाते हैं। तुम्हारा नॉवेल कब मुकम्मल होगा? अंसला ने आगे उठाकर उससे देखा। वो गुस्से में नहीं थी, थकी हुई थी। किसी राइटर से ये ना पूछा करो कि उसकी किताब कब मुकम्मल होगी, क्योंकि उसके अपने फरिश्तों को भी नहीं पता होता। तुम लोगों को अपनी कहानी का कैसे नहीं पता? वो हर बार की तरह हैरान हुआ। जैसे तुम सबको ये नहीं पता कि तुम कब मरोगे, तुम कब कितना खाओगे, कब सोओगे, कब बाहर पढ़ने जाओगे। इस सब का एक रफ स्केच तुम्हारे पास होता है। उसे नीट करने और उसे वजूद में लाने के लिए वक्त और दिमाग लगता है। कब कितना लगेगा, ये किसी को इल्म नहीं होता। लिखारी भी आम इंसान है। अपने किरदारों की दुनिया को वो कितना आगे ले जाएगा, ये उससे पता होता है, लेकिन कब उन्हें एक एहतमाम देगा, ये उससे इल्म नहीं होता। तुम राइटर किसी और सहारे पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? आराम सुकून से रहना। मजबूरी है हमारी। 10 समुन्नों में से 4 हमारे अच्छे रीडर्स होते हैं। बस उन्हीं की खातिर हम इस सहारे पे आबाद है, वरना ये दुनिया हमें डिजर्व नहीं करती। वो ठंडी आ भरते हुए बोली। यार, तुम मुझ पर भी एक किरदार लिखो ना। उससे अब एक नई फरमाइश कर दी, हर लिखारी से होने वाली फरमाइश। किरदार अपना आप खुद लिखवाते हैं, गंदी औलाद की तरह ठीठ होते हैं, हमारी नहीं चलती उन पे। वो मज़ीद भी कुछ कह रही थी और शादान उसे सुन रहा था। राइटिंग हंसला का इश्क था और शादान के लिए ये मुकद्दम था। वो लिखाई की वजह से मिले थे, करीब हुए थे, जुड़े थे, और राइटिंग उनके दरमियान अनकहे को कहने का जरिया थी। उसे देखते हुए, उसे सुनते हुए वो गायब दिमाग होने लगा। माजी जहन पे सवार होने लगा, मनासिर बदलने लगे। एक मंजर था जो उसकी आंखों के आगे बार बार आ रहा था। 6 माह कबल का कोई किस्सा। कमरे में एसी की कूलिंग थी। वो चंद दिन कबल ही अपने आबाई शहर जामिर शोरो आया था, और जामिर शोरो मार्च अप्रैल में भी गर्मी की जोहर दिखाता है। बिस्तर में बेखबर सोते हुए उसे कोई आवाज़ हथौड़े की तरह सर पर बरसती हुई महसूस हुई। नींद में ही वो यहाँ से वहाँ हाथ मारते हुए अपना मोबाइल तलाश करने लगा। ज़रा सी जिद्दोजहद के बाद मोबाइल उसके हाथ में आ गया था। किसी गैर शनासा नंबर से कॉल थी। उससे अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया, आंखें बंद की। हेलो, मुझे सैयद शादान से बात करनी है, नुस्वानी आवाज़ सी। सैयद शादानी बोल रहा हूँ, फरमाए मोहतरमा। वो नींद से बोझल आवाज़ से कह रहा था। थोड़ी देर तक दूसरी तरफ खामोशी छा गई। शादान पे नींद का गलबा दोबारा तारी होने लगा। बोलें बीबी, या मैं फ़ोन रख दूँ? थोड़ी देर बोलते रहो, तुम्हारी आवाज़ आज अच्छी लग रही है। वो अपने बिस्तर में पड़े पड़े साकित हो गया। कोई अगर उसका दिल इस अंदाज में रोकने की सलाहियत रखती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ हंसला अहमद सई थी।
कोई अगर उसे साबित कर सकती थी, उसके दिल को ज़रूरत से ज़्यादा रफ्तार से धड़का सकती थी, तो वो भी हंसला अहमद सई ही थी। हानि, ये तुम हो? वो धीरे से उठकर बैठ गया। आंखों में कच्ची नींद का खुमास था, बाल बिखरे हुए। और किस किस को अपनी आवाज़ की तारीफ करने का हक दिया है? शादान यासिर से मुस्कुराया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे लगा अब तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी। ये 2 माह बहुत मुश्किल थे शादान। तुम जानते हो हमने क्या-क्या देखा है? उसकी आवाज़ भारी थी। शादान चंद लम्हे खामोश रहा। नुकसान दोनों का एक जितना ही हुआ था। मैंने कुछ लिखा है, वो बहुत देर बाद बोली। क्या लिखा है? कहानी क्या है? वो तकिया गोद में रखे बेड की पुश से टेक लगा गया। लबों पर आने वाली मुस्कुराहट गहर इरादी थी। समाते बेख्तियार लंबी बातें सुनने को तैयार हुई। भाभी दहेर का किस्सा। कहीं मैं तुम्हारी कहानी का हीरो तो नहीं? हंसला हंसी थी। शादान ने नोट किया वो खुश थी। नहीं, तुम अगर हीरो होते तो लड़कियां तुम पे सिम करने लग जाती। और तुम चाहती हो कि सिर्फ तुम मुझ पे सिंप करो? मैं करूं या ना करूं, तुम्हारा फोकस लूज नहीं होना चाहिए। 3 साल से नहीं हुआ, अब क्या हाक होगा? उससे बिस्तर से पाँव नीचे उतारे, सीपर पैरों में उड़से और कमरे से बाहर निकल आया। यहाँ गर्मी थी, लेकिन ज्यादा नहीं। वो यूं ही चलते हुए किचन की जानिब जाने लगा। तुमने क्या लिखा है हानि? पहले ये बताओ तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? शादान ने अपने हाथ में कॉफी का जार देखा, साथ मुस्कुराया। कॉफी बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक लिखारी से पूछ लिया है कि वो क्या लिख रहा है। सुनने के लिए एनर्जी चाहिए होगी ना। तुम मुझे कितने अच्छे से जान गए हो। अच्छा तो अब सुनो। वो बोलना शुरू हुई तो बोलती चली गई। शुरुआत में वो 1-2 बार बोलते बोलते रुकी थी। अल्फाज बेरब्त हुए, मगर जब शादान बगैर टोके उसे सुनता रहा तो उसके लफ्ज़ों में रवानी आ गई। वो हर 2 मिनट बाद बोलती थी, ये नहीं बताऊंगी, स्पॉइलर होगा। और फिर घुमा फिरा कर वही स्पॉइलर बता देती थी। वो इन 3 घंटों में महज मुस्कुराता रहा था। वो अटक जाती तो उसके लफ्ज़ों को रवानगी देता। कहीं तसलसल गायब होता तो वो कोई सवाल कर देता। 3 घंटे बाद जब वो खामोश हुई, तब शादान ने अगले 5 मिनट में उससे बता दिया कि कहाँ झोल थे, कहाँ रिसर्च चाहिए और कहाँ उससे मेहनत की ज़रूरत है। मोहब्बत एक तरफ, अल्फ़ा रीडिंग एक तरफ। अपने काम में वो काफ़ी प्रोफेशनल था। तुम मेरे अल्फ़ा रीडर बनोगे? घर की छत पे साफ आसमान को देखते हुए उससे सवाल किया। मैं अल्फा रीडर बन बन कर थक गया हूँ, अब मुझे तरक्की चाहिए। अच्छा फिर बताओ क्या बनना है? जावरगढ़ का दामाद। हंसला ने हंसते हुए सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है आखिर? तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, अब शादी करके बदला लूंगा। ठीक है फिर कर लेते हैं। तुम बदला लेना, मैं रिव्यूज़ लिया करूंगी। वो बनेगी जब मिल बैठेंगे, हफ्ती दो। ठीक है, फिर बताओ अम्मा को कब भेजूं? तुमसे शादी करके क्या फ़ायदा? पीरी मुरीदी, तावीज़ सम, ये सब काम मुझसे तो नहीं होता। तुम्हारे लिए रियायत है, तुम्हारा मुरीद एक ही होगा। तावीज़ों पे उसे यकीन नहीं, दम दुरूद वो खुद कर लेता है। ये मुरीद बस मुर्शिद के दीदार से खुश हो जाता है। हंसा ने मुस्कुराहट दबाई। तुम्हारी तरफ गर्मी बहुत है, मुझे इतनी गर्मी की आदत नहीं है। मेरी माँ, तुम्हारे लिए सारे घर में एसी लगवा दूंगा। वो कहा, तुम तो गुस्सा भी करते हो। साफ साफ कहो, तुम्हारी नीयत ही नहीं है। वो चल कर बोला था। दूसरी तरफ वो खिलखिलाकर हंस रही थी। ये उनके दरमियान एक पहली कॉल ज़रूर थी, मगर आखिरी नहीं। वो अपनी मसरूफ़ सी ज़िंदगी में सैयद शादान के नाम का वक्त निकाल लिया करती थी। और वो जॉबलेस आदमी। उस इंटरव्यू के बाद शादान जॉब से हाथ धो बैठा था। नई नौकरी ढूंढते हुए उससे अपने दिन के मामूलात के मुतालिक बताता रहता। अब कॉल्स में कोई तीसरा भी शामिल हो गया था। शादान की अम्मा, जो उससे मोबाइल लेकर हंसला से लंबी चौड़ी गुफ्तगू किया करती। उसके व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ ड्रेसेस और ज्वेलरी की तस्वीर भेजकर उसकी पसंद नापसंद के मुताबिक शॉपिंग करती रहती। उनके हिसाब से लड़का लड़की राज़ी थे तो भला एतराज़ किससे होना था। उनको ये मालूम नहीं था कि लड़की के घर वाले उनके बेटे के अगवाकार थे। शामिल तो लड़की खुद भी थी। खैर, वो एक बार फिर सावर खड़ गया था। इस बार अंदाज मुख्तलिफ थे। उसके साथ कई लोग थे। उसकी अम्मा, अब्बा, चचा और फूफो। वो लोग पहले भी आ चुके थे। आज शादान को आने की इजाज़त भी मिल गई थी। गाड़ी जबल खान के घर के बाहर आकर रुकी तो शादान बाहर आया। अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती हंसला उसे देखकर मुस्कुराई थी। वो एक अजनबी से शनासा, फिर उसका पसंदीदा कारी, उसका हॉस्टेज और उसका पसंदीदा मर्द आज उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला था। अंदर की तरफ जाते हुए शादान लम्हे भर को रुका। किसी एहसास के तहत उसे नजरें उठाकर देखा तो वो उसे खिड़की की ओट में नजर आई। निगाहें मिली, चेहरों पे मुस्कुराहट डर आई
और फिर वो खिड़की की ओट में हो गई। शादान मुस्कुराकर सर झटकते हुए अंदर की ओर बढ़ गया। मेहमान खाने में रखे सोफों पे बैठते हुए उससे आज दोबारा से वो तहखाना याद आ गया था। उसकी दाईं और बाईं तरफ जबल और बहराम बैठे थे। एन सामने वाले सोफे पर ईसा जो उसे कांटदार निगाहों से घूर रहा था। बहराम उसे खाने की अशिया यूं पेश कर रहा था जैसे शादान ने ना खाया तो इसी बात को तवज्जी बनाकर रिश्ता तोड़ देगा। आज यहाँ आकर शादान को यकीन हो गया था कि अगर सबरी शाहनवाज से जबल को मजबूर ना किया होता तो आज उसका रिश्ता यहाँ ना हो रहा होता। वो हर बात के जवाब में हूँ, हाँ, जी, अच्छा जी कह रहा था। गर्दन झुका रखी थी। जब जबल उससे कान के पास झुका, हमें तुम्हारी शराफत का यकीन आ गया है। गर्दन उठा लो, टूट जाएगी। शादान ने गर्दन उठाई। उसे जिंदगी में पहली बार शर्म भी आई थी। ये कॉफ़ी ऑकवर्ड सूरत हाल थी। मोबाइल पे बजने वाली टोन पे उससे मोबाइल जेब से निकाला। बेराम मोबाइल के अंदर घुसकर देख लेना चाहता था कि मैसेज करने वाला कौन है। सच शुक्र कि शादान ने रुख तिरछा कर लिया। स्क्रीन पे ट्रेजर नामी कॉन्टैक्ट का मैसेज था। सफ़ेद रंग में तुम काफ़ी अच्छे लगते हो। शादान ने चौंक कर आसपास देखा। मेहमान खाने में एक खिड़की थी मगर वो भी बंद थी। फिर वो उसे कहाँ से दिख रही थी? तुम कहाँ से मुझे देख रही हो? क्यों बताऊं? मुझे भी देखना है। तुम फिलहाल मेरे भाइयों को देखो और मैं तुम्हें देखूंगी। तुम इतने अच्छे दिखते हो, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? बाज आ जाओ हानी, मुझे हंसी आ रही है। उससे वाकई हंसी आ रही थी। तुम तो शर्माते भी हो, ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हो। शादान ने मोबाइल से निगाह हटाई। बेबसी से ईसा बेराम और जबलहान को देखा, फिर मोबाइल को और ढीले कंधों से एक पैगाम लिखा। तुम्हारे भाइयों को मेरी शराफत पे शुबा है। यहाँ उनकी अपनी बहन मुझे हरास कर रही है। उस रोज़ बिलाखिर उन दोनों की बात पक्की हो गई थी, जिसमें एक बड़ा अमल दखल जबलहान का था और उससे ये अमल करवाने वाला कोई बेहद अजीज था। मासी की भूल भलाइयों से वो हाल में वापस आया तो हंसला उससे कुछ बता रही थी। शादान की नज़रें अब किस स्टेज की तरफ उठी। हमारी बारी कब आएगी? वो स्टेज पे सुल्तान और सुखरूख को देखते हुए बोला, अभी नहीं, अभी तो मैं मेडिकल कर रही हूँ, फिर हाउस जॉब करूँगी, फिर स्पेशलाइजेशन और फिर 3-4 साल बाद सोचेंगे। आसान लफ्जों में से ना कहते हैं बीवी। कितने ज़हीन हो तुम। आह, मैं तुम्हारी इसी सहानत को अडोर करती हूँ। शादान ने कुछ कहने को मुंह खोला, फिर एक तरफ से आते बेराम को देखकर उठ खड़ा हुआ। एक तो मेरे सालों को सुकून नहीं आता। अल्लाह जाने इनको कैसे पता लग जाता है कि मैं इनकी बहन के साथ हूँ। उन्होंने तुम्हें रोका तो नहीं? उससे बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई। मोहतरमा, मैं जावर घर का तहखाना नहीं भूला। अब इसे बात पक्की हुई है, तुम्हारे साथ बैठने पे ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अल्लाह ने मेरे लिए ही ऐसे साले भेजने थे। वो चले कुटे अंदाज से कहते हुए मेज छोड़ने लगा था। तुम मेरे भाइयों से चलते हो। बिल्कुल, मैं अपने इस मौकफ पे अब भी कायम हूँ कि काश तुम इकलौती होती। बड़बड़ाते हुए वो चला गया। हंसला हल्की सी हंसी के साथ उसे जाते हुए देखती रही। शादान उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाप था, कंफर्ट किरदार, और हंसला के नाम के साथ उसका नाम सबसे खूबसूरत लिखा है। जावरगढ़ की फिजाएं आजकल अमन और सुकून के पैगाम लिख रही थीं। सितंबर के अवाइल दिन थे। दिन में सर्दी का जोर कम होता लेकिन रातें यकबस्सा थीं। पिछले 8 माह बेहद मुश्किल रहे थे। अव्वल तो लोग बरादरी मुश्ताल रही कि जबल खान ने उन लोगों को आज़ाद किया ही क्यों। उसके बाद गोली चलाने वाले लड़के के वालिदैन कोई 1000 दफ़ा उसके घर के चक्कर लगा चुके थे मगर ना वो उनका पता बताने को तैयार था और ना कोई माफ़ी। जबरी शाहनवाज के मामले में उसके असूल मुख्तलिफ थे। चंद दिन कबल ही इलाके में नए स्कूल की तामीर शुरू हो गई थी। अस्पताल अस्पताल की इमारत की मुरम्मत भी जारी थी। अपने कमरे में पलंग पर बैठे हुए मुख्तलिफ कागजात उलट पुलट कर देख रहा था जब लाठी के सहारे मोरे चलती हुई आई। उनके हाथ में दूध का ग्लास था। जबल पर गिरफ्तारी से अपनी जगह से उठा, उनके करीब गया और दूध का ग्लास ले लिया। वो अपनी फरबी वजूद को बामुश्किल उसके कमरे तक लाई थी और अब थक गई थी। क्या करती है मोरे? मैं बच्चा नहीं हूँ, खुद ले सकता हूँ। वो हफीज से कह रहा था। फिर उनके हाथ पकड़कर उन्हें पलंग पे लाकर बिठा दिया, कागजात समेट कर रखे और दूसरी तरफ से उनकी गोद में आकर लेट गया। आंखें मूंद ली। सुकून सा सुकून था जो हर ओर फैल गया। हंसला को अकेले क्यों जाने दिया तुमने? अब अच्छा नहीं लगता। वहां उसका मंगेतर भी होगा। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए खोया हुई। तुम्हें खुद जाना चाहिए था। अम्मा, मेरा नाम सिर्फ जबल है। ऐसा पहाड़ों वाला हौसला नहीं है कि उसकी शादी में मेहमान बनकर जाऊं जहां दूल्हा बनकर शिरकत करनी थी। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था मगर उसका दिल जानता था कि मुस्कुराने की ये कीमत कितनी महंगी है।
आंखों से हर किस्म की चमक रुखसत हो चुकी थी। अकेली कहाँ है अम्मा? बहराम गया तो है साथ। बहराम से अच्छा था अकेली ही जाती। तुम्हें पता तो है कितना लड़ता है वो शादान से। वो एक लम्हे को रुकी। उससे कुछ अकल दो जबल, बहनों इसे ऐसे नहीं लड़ते। कल कला को तुम्हारी बहन को ही मसला होगा। मेरी बहन को कोई मसला हुआ तो शादान मुझे जानता है, खैर मसला नहीं होगा। जबरीज ने तसल्ली दिलवाई थी। जबरीज के जिक्र पे अम्मा को बहुत कुछ याद आया। बेख्तियार ठंडी सांस भरते हुए उन्होंने पलंग से टेक लगा ली। चेहरे पे आसूदगी रकम थी। अब तुम अपने बारे में भी कुछ सोचो बच्चे। मुझे फिलहाल इलाके का सोचने दे मोरे। तुम्हारी शादी देखने का बहुत अरमान है मुझे। वो मिस्र हुई। 2 साल दे दे मोरे, 2 साल बाद बात करेंगे। उससे माँ का दुपट्टा चेहरे पे डाल दिया। उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे। वो माँ से छुपाना चाहता था। 2 साल में क्या हो जाएगा? मैं उसे भूल जाऊंगा। वो सहूलत से बोला। तुम्हें यकीन है 2 साल बाद भूल जाओगे उसे? वो फिक्रमंद हुई। चादर के हाले में जबल का चेहरा कुछ मुख्तलिफ था। कोई कर्व सा था जो उसकी आंखों में वाज़िया था। मैं उसे इस जिंदगी में नहीं भूल सकता। हाँ, 2 साल बाद खुद को तसल्ली और डपट दे दूंगा कि अब तो 2 साल हो गए। 2 साल लंबा अरसा होता है। अब इंसान के बच्चे बनो जबल। मोरे खामोश हो गई। जबल एक लंबे अरसे बाद पहले जैसा हो रहा था। वरना 8 माह पहले वो महफिल की सबकी वो दोस्त का गम वो बिल्कुल ढह गया था। आजकल वो दोबारा बात करने लगा था। फिलहाल इलाका संभालने दे मोरे, वक्त आने पर शादी भी कर लूंगा। वो उनका चुरियों सदा हाथ आंखों से लगाते हुए कहने लगा। इलाके का क्या है, तुम शादी के बाद भी संभाल सकते हो। वो भी जबल ही की माँ थी। लाजवाब करने की सलाहियत रखती थी। नहीं, शादी के बाद मैं काम नहीं करूंगा। अपनी बीवी के घुटने से लग के बैठूंगा। पूरे जावर घर में कुछ जबल अजलाल खान जैसा जन मरीद नहीं होगा। मोरे हंस पड़ी। फिर मोहब्बत से उसके बाल सहलाए। ऐसा आदमी गवा दिया उस लड़की ने, अपना ही नुकसान किया। सही कहती हैं, ऐसा जन मरीद आदमी तो चिराग ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। खैर, अब क्या हो सकता है, झेले उस सियासतदान को। मोरे अब के महज मुस्कुराई, कहा कुछ नहीं। जबलान उनकी औलाद में सबसे ज़्यादा खुददार, जिम्मेदार और मोहब्बत करने वाला था। वो जिताता नहीं था मगर हसास था। उसके जख्म गहरे थे। भरने में बहुत वक्त लगने वाला था। वो जानती थी। मगर जख्म भरने के बाद भी वो पहले जैसा नहीं हो सकता था। ज़मीनें बचाते बचाते वो दिल हार बैठा था। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी बच्चे। काफ़ी देर बाद वो बादिक्कत बोली। बस, अब दुआओं का ही आसरा है। वो कहते हुए उठ बैठा। नरमी से अपनी माँ को देखा। वो उसके लिए फिक्रमंद थी। जबल को बेराम की बेवकूफ़ियों पे गुस्सा आया। जिंदगी में इंसान को बहुत सारी मोहब्बतें होती हैं मोरे। कई बार कई मोहब्बतों से दस्तबरदार होना पड़ता है। बचपन जवानी हर दौर में ऐसे हालात आते हैं। मैं इलाके और दर्द से ज्यादा मोहब्बत किसी दूसरी शय से नहीं करता। इस मोहब्बत में फायदा भी है। वो मोहब्बत तो महज घाटा था। बचपन से बुढ़ापे तक इंसान सारी मोहब्बतें छोड़ देता है। इसे नहीं क्योंकि वो बुज़दिल है या बुरा है, कई बार इसलिए क्योंकि मसलियत है। एक मोहब्बत पे एक और दस्तबरदारी सही। इंसान की मोहब्बत से दस्तबरदारी मुश्किल है बच्चे। मुश्किल मुश्किल रहती है मोरे। वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं और सहने की सक्कत बढ़ जाती है। कच्ची क्लास का सबक पहाड़ जैसा लगता था क्योंकि उम्र कम थी। अब 10वीं क्लास का सबक मुश्किल लगता है। उसकी तकरीर के जवाब में मोरे कुछ न बोली, बस दुख से रोने लगी। चपल के दिल पे खोंसा लगा था। मर्द के लिए अपनी माँ की तकलीफ शिकस्त का मुकाम होती है। मोरे, अब रोए तो मत। आपको तो दाजी मिल गए थे, आपको कौन सा गम है? जबरी चाहता तो तुम्हारा रिश्ता करवा सकता था। उससे बस अपने शहर वाले दोस्त से दोस्ती निभाई। वो मजीद रोने लगी थी। जबरहान के अल्फाज मरहम नहीं बन सकते थे। माँ को औलाद के दिल के हाल मालूम हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। उसे मुझसे ज्यादा अजीज कोई और दोस्त हो सकता है, लेकिन वो दोस्तों में ना इंसाफी नहीं करता। इंसान को बाज़ दफ़ा बेतुकी मोहब्बतें हो जाती हैं जहां ना जोड़ हो ना कोई आस उम्मीद। मेरी मोहब्बत भी ऐसी थी। वो बहुत मुख्तलिफ लड़की थी, हमारे साथ नहीं चल सकती थी। रहने दो तुम। मोहब्बत में लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं। रहने वाली औरतें रह जाती हैं। जबल मुस्कुराया था। मेरी मोरे, यही तो बात है। मोहब्बत में इंसान बड़ी बड़ी कुर्बानियां देता है। उससे जिस इंसान के लिए कुर्बानी देनी थी वो सियासतदान था। यहाँ उसके लिए मुझे कुर्बानियां देनी थी और मैं कम अज कम ये सब छोड़ छाड़ कर लड़की के इश्क में नहीं निकल सकता। कोई और तदबीर भी तो बन सकती थी। वो अब भी मिसर थी। जबल दोबारा उनकी गोद में लेट गया। ये वो सवाल था जो वो खुद से करता था। तावीलें वो थी जो वो करता रहता था।
खुद को यकीन दिलाना अगर मुश्किल था तो किसी और को यकीन दिलाना नामुमकिन। अगर दादाजी जिंदा होते तो हाँ, तदबीर निकल सकती थी। जिन बेटों के बाप ना हो उन्हें कभी बार जिंदगी के जमाट सहने पड़ते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ। मोरे कुछ बोलने लगी जब जबल ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। अब दफा करे मेरी नाकाम मोहब्बत के किस्से। ये बताए सरमीना हाला की लड़की का क्या बना? शोहर से सुलह हुई कि नहीं? मोरे अव्वल तो मुस्कुराई, फिर उससे बताने लगी। जबल नहीं सुन रहा था, उसके सीने में छक्कर चल रहे थे। गहरे इरादी तौर पे वो तकरीब में होने वाले वाक़यात का सोच रहा था। अब शायद खाना लगा हो या निकाह हो रहा हो, या शायद वो उसकी संगत में तस्वीर बनवा रही हो, शायद अब वो मेज़ के गिर्द एक साथ खाना खा रहे हों, या शायद सुल्तान उससे कोई तारीफ कर रहा हो। मोहब्बत ताज़ा ताज़ा नाकाम हुई थी, सोग बनता था। एक लंबा अरसा वो सावर घड़ की हवाओं में भी उसकी मौजूदगी महसूस करने वाला था। लॉन में अब मेहमान रुखसत हो चुके थे, मोटे कालीनों के ऊपर गाँव तकियों पर टेक लगाए हुए। उस वक्त वहाँ बस वो दोस्त ही मौजूद थे। हंसला थोड़ी देर कबल बेहराम के साथ निकल गई थी। एक बड़े तकिए पे टेक लगाए शादान और हसन बैठे थे। उनके साथ सुल्तान और सुखरूफ थे। सुल्तान अब सफ़ेद कुर्ते में था और सुखरूफ भारी दुपट्टा एक तरफ रख के प्लेट हाथों में लिए बैठी थी। अभी महफिल और रूज पे थी। चाय और कॉफ़ी के मग भरे हुए रखे थे। यकदम मेंशन का दखली दरवाज़ा खुला था। बेख्तियार किसी शनासा एहसास के तहत उन्होंने गर्दन फेर कर देखा। सफ़ेद रंग की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। चौकीदार दरवाज़ा बंद कर रहा था, मगर उन चार लोगों के लिए आंखें झपकना मुश्किल हो गया। गाड़ी का दरवाज़ा खुला, स्याह चमकदार बूट ज़मीन पर धरा गया। बूट के साथ एक छड़ी बाहर आई थी। हसन और सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़े हुए। शादान यकटक सामने देख रहा था और ज़ुखरूफ की भूख यकदम गायब हो गई थी। उनकी मुंतज़िर निगाहें किसी पसंदीदा मंजर को देखने वाली थीं। छड़ी के साथ दूसरा बूट ज़मीन पर रखते वो गाड़ी से निकल रहा था। सफ़ेद स्याह रंग के कुर्ता शलवार के साथ कैमल रंग की शॉल ओढ़े, लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो उन चार नमूनों को देख रहा था जिनको लगा था उसकी फ़्लाइट वाकई लेट हो गई है। दूसरी तरफ से तनीन और हमदान निकल कर आए और उसके साथ आकर खड़े हुए। वो दोनों भी किसी तकरीब की मुनासबत से तैयार लगते थे। बेगैरत, जब आना ही था तो ड्रामा क्यों किया? हम फंक्शन 2-3 घंटे आगे करते थे। सुल्तान ने एक हाथ से उसकी सिक ले ली। पहले उसे गले से लगाया, उसे महसूस किया और फिर उससे अलग होते हुए अपना कंधा पेश किया। फंक्शन तो अभी शुरू हुआ है। पहले तो तुम्हारी बर्बादी का किस्सा चल रहा था। बाखुदा, अपनी शादी के बाद किसी और की शादी देखी नहीं जाती। उससे बाजू सुल्तान के कंधे पे फैलाया। कोई झिझक, कोई आड़ नहीं थी। हाँ भाई, तुम्हें तो 6-7 साल हो गए, हमारे तो अभी 6 घंटे भी नहीं हुए। वो उससे लिए आगे चलने लगा। हसन ने उसका दूसरा बाजू अपने कंधे पर फैला दिया था। और हमारी अगले 6-7 साल भी होती नजर नहीं आ रही। हसन यासियत से बोला। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी होने वाली ये चंद साल सुकून के गुजारेगी। अपनी जगह बैठे हुए शादान ने लुकमा देना अपना फ़र्ज समझा। सबरी जब सुल्तान से कुछ कहते हुए उसके साथ साथ चल रहा था। 7 माह बाद उन सबको देखना राहत दे रहा था। 7 माह बाद यूं लगा था जैसे किसी आवारा परिंदे को आशियाना वापस नसीब हुआ था। गोलियां लगने के बायस उसकी रीढ़ की हड्डी कुछ मुतासिर हुई थी, मगर बर वक्त इलाज की वजह से वो छड़ी के सहारे चलने लगा था। चंद माह तक उससे छड़ी भी छूट जाने वाली थी। वो 7 माह लंदन में ज़ेर इलाज रहा था। चंद रोज़ कबल उसे सुल्तान और सुखरू के निकाह के लिए आना था। वो आखिरी वक्त तक अपने आने की तसल्लियाँ देता रहा था, मगर ऐन शादी से एक दिन पहले वो डॉज दे गया था और अब वो बगैर बताए नुमादार हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो सब नीचे कालीन पे बैठे थे। सबरी शनीन के साथ था और हमदान शादान के सीने पे सर रखे हुए था। तनीन आसपास सजावट दिख रही थी। डेकोर अच्छा है, लेकिन अगर दनीन, यहाँ वाइट ट्यूलिप्स नहीं लग सकते थे? सबरीश उसकी बात काट कर बोला। मैंने कब कहा लगाने को, मैं तो वैसे ही कह रही थी। वो हाइफ हुई। मुझे पता है तुम्हारे बस में हो तो आधी दुनिया में वाइट ट्यूलिप्स की फसल उगा दो। अब ऐसा भी नहीं है, तुम्हें ख्वामखा बोलने की आदत है। वो खफा हुई। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। बचपन में बुलडॉग ने काट लिया था, अब पागलपन के आसार जाहिर होने लगे हैं। आसार देर से नजर आए हैं, पहले आ जाते तो इस वक्त तुम मेरे साथ ना होते। तब मैं छुपा कर रखता था तुम्हें अपने जाल में जो फंसाना था। धनीन ने कुछ सख्त सुख कहने के लिए मुंह खोला, फिर चुप कर गई। यकीन उसके शोहर के पास एक बार फिर जवाब तैयार होगा। वो उसे जिज करने के 101 तरीकों से वाकिफ था। वो अब उसे छोड़कर ज़ुखरूफ से बात करने लगी थी। सबरीची कानों को सुकून नसीब हुआ।
हसन सुल्तान थोड़ी हथेली तले सजाए अब किसी का शब्द आजमाने को तैयार नजर आ रहा था। उसकी सबसे पहली नजर सबरीज पे पड़ी। वो कलक हंकार कर उसे मतवजा कर चुका था। तुम्हें पता है जबरीज, जब तुम अस्पताल में थे, सुल्तान और शादान तुम्हारे लिए रो रहे थे। मैं इसके लिए नहीं रोया, मुझे अपना मसला याद था। इसके अलावा उस जबल और बहराम को मेरे रिश्ते के लिए किसने मनाना था? शादान फौरन बोला। और मैं इसलिए परेशान था क्योंकि ज़ुखरूफ परेशान थी, वरना इस भाई साहब की किसे परवाह थी। ओह, यानी सबरीज का सबसे अच्छा दोस्त तो फिर जबलहान हुआ। वैसे मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है कि अस्पताल में क्या हुआ था। तनीन के कहने पर उन्हें जैसे खफत हुई थी। जुफरू को लाशौरी तौर पर वो मंजर याद आ गया था। वो तीनों शाम होने से पहले ही वापस आ गए थे। शादान अलबत्ता अब तक नहीं आ सका था। सब कुछ वैसा था, अस्पताल का इंतज़ार भी, रोती हुई तनीन भी। और अगर कुछ बदला था तो वो जबलहान के तासुरात थे। वो अब नॉर्मल हो चुका था। सबके इल्ज़ाम उससे सहे, फटकार उस पे बरसी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ उसका सिर्फ एक था, वो जो अंदर था, बस वही हमेशा रहा था और हमेशा रहने वाला था। वो खामोशी से डॉक्टर्स और नर्सिस का हर हुक्म बजा लाता, फिर चुपचाप बेंच के एक कोने पर आकर बैठ जाता। 2 घंटे बाद बिलाही डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया था। सुल्तान और जबल उस वक्त कुर्सी पे डॉक्टर के सामने बैठे थे। जबल उनके आंख में खड़ा हुआ था। देखें, आपके दोस्त को 3 गोलियां लगी हैं। पहली 2 गोलियां निकालना थोड़ा आसान था, लेकिन तीसरी गोली ने उनकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा मुतासिर किया है। वो चंद माह चल नहीं सकेंगे, ठीक से बैठ भी नहीं सकेंगे। हसन ने धीरे से कुर्सी की पुश छोड़ दी। उसके हाथ कपकपा रहे थे। कोई इन डॉक्टर्स को ठगे छुपे अल्फाज से बात कहना सिखाए। इसके अलावा उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। आप उन्हें बाहर लेकर जाएंगे तो पैसा पानी की तरह बहेगा। मुझे सराज साहब ने कहा है कि मैं आपसे दो टोक बात करूं। सुल्तान के सख्त होते तासुरात देखकर वो मताफाना अंदाज से बोला। हसन ने हाथ के इशारे से उसे बोलते रहने का इशारा किया। इस सारे वक्त में चूंकि वो चल फिर नहीं सकते, तो बेहद चिड़चिड़े और बेजार हो जाएंगे। इस वक्त उन्हें कई चीज़ों की ज़रूरत है। इमोशनल सपोर्ट, कोई उनकी हालत समझने वाला पार्टनर या पेरेंट, और उन्हें कैद नहीं रखना। सवाए चल फिर ना सकने के, बाकी उन्हें सब नॉर्मल लगना चाहिए। मरीज के वारसीन अगर पैसों का इंतज़ाम कर लें तो मैं आपके लिए जल्द अज जल्द मुल्क से बाहर किसी अच्छे डॉक्टर के लिए बात कर सकता हूँ। उसके वारिस इस वक्त कहीं हैं। दरवाजे की चौखट पर शादान खड़ा नजर आया। अब बात करें और हर्जा बताएं, सब हो जाएगा। डॉक्टर अस्पात में सर हिलाते हुए अब उन्हें मजीद तफसीलात बता रहा था। लेकिन उस वक्त वहां खड़े हुए उन 5 लोगों को सिर्फ एक ही ख्याल आया था। अगर किसी के वारसीन में सैयद शादान, सुल्तान, ज़ुखरूफ या फिर हसन ना हो तो क्या होता होगा। ये सोच ही उनके कदमों से ज़मीन खिसका देने के लिए काफ़ी थी। इस सोच ने एक नई तहरीक को जन्म देना था। और दूर कहीं उनके दिमागों में वो जन्म हो चुका था। दूसरी सोच उस आदमी की थी जो मांग कर पानी भी ना पीता था। वो किसी का पैसा लेकर कैसे जीने वाला था, ये वहाँ खड़े वो सब लोग जानते थे। दहर मुश्किलात के बाब खोलने वाला था। मेरे लिए तुम सब परेशान हुए होगे, लेकिन मैंने जिसको सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो दनीन है। अपने पहलू में बैठी औरत के चेहरे पर नसें जमाए वो कितने अरसे बाद उससे महफिल में भी सराहा रहा था। अपना बुरा रवैया वो बिलाखिर बदल चुका था। इससे मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं चाहकर भी इसकी खिदमत का कर्ज नहीं उतार सकता। मेरी बीवी ना होती तो जबरीज यहाँ ना होता। इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं चाहकर भी इसकी खिदमत का कर्ज नहीं उतार सकता। मेरी बीवी ना होती तो जबरीज यहाँ ना होता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस तारीफ से मैं ये भूल जाऊंगी कि हमें 1 हफ्ते बाद दोबारा तुम्हारे चेकअप के लिए जाना है, तो तुम बहुत गलत हो। उसे चिढ़ाने के अंदाज से कहते हुए उनकी तरफ मुड़ी। जानती थी वो अस्पतालों से कितना भागता है। तुम लोगों को भी पता है इससे मुझे कितना तंग किया हुआ होता है। ना दवाई, ना एक्सरसाइज, ना खुराक। इसको इंसान बना लो सुल्तान, वरना बाखुदा अभी सिर्फ वक्ती तौर पे चलने से महरूम हुआ है। मैंने इसे वाकई मासूर कर देना है। सुल्तान उसे को तसल्ली दे रहा था और तनीन उसकी शिकायत कर रही थी। उसे देखते हुए सबरीज का जहन हाल से मुनक़ता होने लगा। वो इस औरत का असीर यूं ही नहीं हुआ था। ये मोहब्बत नहीं थी जिससे उन्हें इतने साल जोड़े रखा। ये शफकत और नरमी भी थी। वो ज़िंदगी में दोबारा कभी किसी तनीन जाफ़र से नहीं मिलने वाला था, ये उसे यकीन था। ये लंदन में उनके क़याम का तीसरा महीना था। जफरीज के इलाज पे पैसा पानी की तरह बह रहा था। वो जो मामूली सी कॉम्प्लिकेशन बताई गई थी दरअसल मामूली नहीं थी। उसकी रीढ़ की हड्डी अच्छी खासी मुतासिर हुई थी। फिल वक्त अकाउंट सुल्तान संभाल रहा था। वो दोस्त था
लेकिन ये सबरीच की गैरत और अना पे एक कारी वार था जो उसे हर रोज़ घायल करता था। अव्वल तो वो किसी किस्म के इलाज के लिए तैयार नहीं था, मगर शातान ने उसे तसल्ली दी कि ये रकम वो उधार समझ कर रख ले। उसके अलावा तनीन की जिद के आगे उसे हार माननी ही पड़ी, मगर सिर्फ लफ्सी हार। अपने अमल से आज भी वो जिद पे अड़ा हुआ था। ग्लास वॉल के सामने व्हीलचेयर में बैठे हुए वो लंदन की रोशनियां देख रहा था। इमारतें रोशन थीं, शोर जिंदगी की मानिंद था। उस शहर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थीं, सब अच्छी और खूबसूरत यादें। लेकिन इन 3 माह में कुछ भी खूबसूरत नहीं हुआ था। वो बेरोनक आंखें बाहर नजर आती इमारतों पे जमाए हुए था। मौन उसकी नज़र कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती तनीन पे पड़ी। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें कांच का बाउल रखा था। हमदान उसकी कमीज़ का दामन खींचे हुए रोए ही जा रहा था। उसके हाथ में कर्लिंग बुक थी। शायद वो माँ को इसी तरह मुतवज्जा करना चाह रहा था। उसके रोने की आवाज़ सुन सबरीज की आंखों में यकदम ढेर सारा इश्तियाल उभरा। तनीन ने हमदान को नज़रअंदाज करते हुए बाउल उठाकर सबरीज को थमाया, मगर वो हमदान के हर वक्त इस रोने से इतना बेजार था कि उससे बाउल पूरी कुव्वत से फर्श पे दे मारा। गरम गरम सूप के कुछ छींटे उसके पैरों पे गिरे। हमदान रोना भूलकर सहम कर उसे देखने लगा। तनीन तो जैसे मुंजमद हो गई थी। वो दोनों फटी फटी आंखों से सबरीज को देख रहे थे। इसको लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। अब अगर ये रोया या फिर तुम मेरे सामने आई तो बहुत बुरा होगा। वो हलक के बल चीखा। उससे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, बेकाबू हो जाने वाला गुस्सा। उसके दिमाग की नसें फट पड़ने के करीब थीं। मेरा दिमाग खराब करना बंद करो तुम दोनों। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। बगैर कुछ कहे उसे सागिर हुए हमदान का हाथ पकड़ा। उसे अपने बेटे का हाथ कपकपाता हुआ महसूस हुआ। अपने बाप का ये चेहरा वो पहली बार देख रहा था। पापा को दर्द हो रहा है, हम उन्हें आराम करने देंगे, ओके? डॉक्टर को बुलाएं, पूछे उनसे। वो बेहद आहिस्ते से माँ के कान के पास झुक कर बोला। दनीन के दिल को कुछ हुआ था। हमदान एक एक्सट्रोवर्ट और कॉन्फिडेंट बच्चा था, खास तौर पे अपने बाप के सामने। मगर सबरीज के इस रवैये से वो अच्छा खासा मुतासिर हो रहा था। वो अब सबरीज के सामने जाने से कतराता था। कोई भी चीज़ वहाँ से मांगते वक्त बाप के गुस्से की वजह से झिझकता था। दनीन उससे बाहर ले गई, दूसरे कमरे में बिठाकर उसे हसन चाचू को फ़ोन मिला कर दिया। वो पहले झिझकता रहा, फिर खुलकर बात करने लगा। वो वापस कमरे में आई तो सबरीज की आंखें और चेहरा अब तक सुर्ख था। ये मेरा बाप आकर उठाएगा या मेरी माँ, या तुम मुझे मेरी माजूरी का ताना देना चाहती हो? वो झगड़ना चाहता था। दनीन ने आगे बढ़कर रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया, आवाज़ तेज की, यहाँ तक कि कमरा अब टीवी की आवाज़ से गूंज रहा था। और उसी लम्हे उसे आगे बढ़कर शीशे की ट्रे उठाकर फर्श पे दे मारी। अगली बार चीज़ें तोड़ते वक्त याद रखना कि मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, और वो जिसे तुम मेरा बेटा कह रहे हो उसे जहेज से उठाकर नहीं लाई हूँ मैं। दनीन धीमी आवाज़ से घुराई। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। पिछले 3 महीने से तुम्हारा ये रवैया देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया है, और हमारे बेटे का भी। उससे हमारे पर जोर दिया। सबरीज का गुस्सा झाग की तरफ बैठता चला गया। हमदान उसका वीक पॉइंट था। वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। तुमने अपने दोस्तों को ट्रैप किया, तुम्हारी टीम से गलतियां हुई, तुम्हें गोली लगी क्योंकि तुम ओवर कॉन्फिडेंट थे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मेरा और मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, और तुम्हारी इतनी जुर्रत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि तुम हम पे चीज़ें तोड़ो, चीखो, या फिर हम पे अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी मुलाजमा नहीं। अगर तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई तो कोई तुम्हारी लाश लेने भी नहीं आएगा। छोड़ क्यों नहीं देती तुम मुझे? अगर इतना ही बुरा लगता हूं मैं, ले जाओ अपने बेटे को भी। मुझ पे रहम मत खाओ। दनीन साकित रह गई। वो बेयकीनी से सबरीज को देख रही थी। ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन, ये सब इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि उस पर रहम खाती रही है। चली जाओ तुम। मेरे साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमदान को भी ले जाओ। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है। वो हमेशा से साफ हो रहा था, मगर आज तनीन को उसके अल्फाज फर्शी की तरह चुप गए थे। वो जैसे थम सी गई हो। खामोशी से कमरे के कोने में रखा डस्टबिन और झाड़ू ले आई। शीशे एहतियात से उठाकर डस्टबिन में डाले, फिर गीले वाइप्स लाकर उसके पैरों के करीब बैठ गई। सबरीश ने व्हीलचेयर का बटन दबाकर आगे बढ़ना चाहा, मगर वो उसके पैरों पे दबाव बढ़ाकर उससे रोक चुकी थी। उसके दोनों पैरों पे कोली के दाग अब भी थे। वो धीरे धीरे उसके दोनों पैरों पे गिरे सूप के कतरों को साफ करती रही। वो इस आदमी के ऐसे काम करती रही थी जिससे कोई नर्स भी मना कर दे। क्या सिर्फ हमदर्दी में वो वफा, खिदमत, हर शय भलाई दाग कैसे रख गया? उससे यूं ही निगाहें उठाकर सबरीज को देखा। वो उससे ही देख रहा था।
रहम खाने को इस शहर और पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं सबरीश। मैं तुम्हारे लिए जो भी करती हूँ मोहब्बत में करती हूँ। तुम आज भी मेरे दिल पे वही असर रखते हो। मैं इतना कहकर वो उठकर बाहर कहीं चली गई थी। जबरीश पेशीमानियों में घिरा रह गया। उन दोनों के दरमियान उसके बाद कोई बात नहीं हुई।